2024 में जब चुनाव होने वाला था और ये तय होने वाला था कि कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री, किसके हाथ में मोर्चा जाएगा, और पूरे टीवी, टेलीविजन, यूट्यूब, सारे सोशल मीडिया पे ये छाया हुआ था। उसी वक्त 23 लाख बच्चों का भविष्य किसी एग्ज़ाम हॉल में तय हो रहा था। मैं आपको बता दूं कि नीट के एग्ज़ाम 2024 में हुए, जिसके बाद 16 मार्च को ये एग्ज़ाम हुआ। एनटीए ने ये एग्ज़ाम लिया, 23 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठे। इसके ठीक एक महीने बाद 8 अप्रैल को एक बार फिर से 8 या 9 अप्रैल को एक बार फिर से एग्ज़ाम लिए गए, जिसमें कि 24,000 बच्चे बैठे। और इस एग्ज़ाम के बाद एक ऐसा माहौल बना जिसे कि सुन के आप भी दंग रह जाएंगे। एक तो यहाँ पे हुआ, इस पे हालांकि बहुत सारा सवाल नहीं उठा क्योंकि किसी के नज़र में ये नहीं आया, क्योंकि उस वक्त था मामला कि कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। फिर जब रिज़ल्ट आने की बात आई नीट की, तो उस वक्त रिज़ल्ट डिक्लेयर होने वाला था 14 जून को, लेकिन वो समय बढ़ के 4 जून को सडनली रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है और इस पर भी कोई सवाल नहीं करता। सवाल फिर आता है कुछ दिनों के बाद, जब माहौल ठंडा हो जाता है और ये पता चलता है कि सरकार भी बन गई भैया, अब थोड़ा नीट के ऊपर डिस्कशन कर ले। तो नीट के ऊपर जब डिस्कशन हुआ तो पता चला कि इसमें बहुत ज़्यादा घपलाबाजी हुआ। सारे स्टूडेंट सड़क पे उतरे, सड़क से मामला संसद गया और संसद से फिर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद कई सारे यहाँ पे वर्डिक्ट आए, बात विचार हुआ और सीबीआई की जांच बैठी, कमेटी बैठी और कई सारी चीज़ें लगातार हो रही है। उसके बाद फिर एग्ज़ाम भी हुआ, कुछ ग्रेस मार्क्स भी मिले बच्चों को। उन सभी के ऊपर हम सवाल करेंगे। कई सारे सवाल उठाए गए इस पे लगातार। अभी भी टेलीविज़न में शुरू से लेकर एंड तक दिखाया जाता है कि कितने बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले, किस बेसिस पे मिले, इसका कोई आधार ही नहीं है ग्रेस मार्क्स का। बहुत सारे सवाल उठे एनटीए पे। उसके बाद अभी भी वर्डिक्ट चल रहा है, वर्डिक्ट आने वाला है 8 जुलाई को, नेक्स्ट वर्डिक्ट। उससे पहले हम सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है नीतू वर्मा, इनसे बात करेंगे। और मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। और इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक मामला क्या है और किस तरह से इस पे अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चर्चाएं हो रही है, मामला कहां तक गया है और क्या क्या मेन पॉइंट है। साथ में हम ये भी बात करेंगे कि यूपीएससी जैसे एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन नीट में प्रॉब्लम हो जाता है। हम ये भी बात करेंगे कि सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी क्या है उनकी। और हम ये भी बात करेंगे कि कितने सारे बच्चों का भविष्य किस तरह से ख़राब हो रहा है और किस तरह से इसे बचाया जा सकता है। तो आइए बात करते हैं। नमस्कार, मैं एडवोकेट नीतू वर्मा। जैसे कि अभी मैडम ने ये बताया कि सरकार की क्या जिम्मेदारियां हैं इस नीट एग्जामिनेशन को लेके, और जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है, एनटीए ने क्यों इसमें धांधलेबाजी की है और सही रिज़ल्ट क्यों नहीं घोषित किया गया है। ये कहीं ना कहीं उन बच्चों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया गया है, उन बच्चों के साथ भेदभाव किया गया है, भविष्य के साथ खेलवाड़ किया हुआ है। दूसरा, अभी इन्होंने जो एनटीए ने डिक्लेरेशन किया, 1563 बच्चों को जो ग्रेस मार्क्स दिए गए, वो 1563 बच्चों के साथ ही क्यों दिए गए? ऐसी कौन सी डिक्लेरेशन एनटीए ने दी है? ऐसे कौन से वो बच्चे हैं जो 1563 बच्चे आए हैं, वो और बच्चे क्यों नहीं है? इस मामले पे तो सवाल उठ रहा है कि आखिर 1563 बच्चे को ही ग्रेस मार्क्स क्यों मिले और किस बेसिस पे मिले। आप जैसे कि आपके एक भतीजे हैं जो कि यहाँ पे पिटिशन डाले हुए हैं, आप उनकी तरफ से लॉयर है, राइट? मैं बिल्कुल यही बात कहना चाहूँगी, और मैंने ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठाया इसीलिए, ध्रुव चौहान, और उनके साथ ऐसा हुआ कि उनका जो स्कूल कैम्ब्रिज स्कूल सेक्टर 27 में जो उनका एग्ज़ाम हुआ, तो उनको जो शीट OMR दी गई वो उनको 2 बजे के करीब दी गई। अब चूंकि आप समझ सकती हैं नीट जैसा एग्जामिनेशन, तो बच्चा कितना होपलेस हो जाता है। अब आपने जब 2 बजे पेपर शीट दी तो आप सोच ही सकती है कि 2:20 या 25 पे, तो उस बच्चे को क्यों नहीं दिया गया? उसको भी एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए था। टाइमिंग क्या थी? टाइमिंग कैलकुलेशन मैं बताऊँ, 2:25 पे उसने अपना पेपर शुरू किया है। जो क्या थी एग्जाम देने की? एग्जाम के 2 to 5। अच्छा। तो ये जो OMR शीट दी जाती है वो हमेशा आपका 145 पेज OMR शीट डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है हर बच्चे को, ताकि वो अपना इतना टाइम कैलकुलेट करके रखे और अपना एग्ज़ाम सही तरीके, और अगर उनकी तरफ से, इन्वेस्टिगेटर की तरफ से अगर कोई होता है तो वो टाइम देते हैं बच्चों को। तो चूंकि जब ये ग्रेस मार्क्स का बच्चों का और टाइम कैलकुलेशन पे, नॉर्मलाइज सिस्टम पे सब बात उठ रही थी, तो इस बच्चे को क्यों नहीं मिला टाइम 20 मिनट? सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है। तो उन बच्चों में या 1563 बच्चों में जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं कहीं ना कहीं, और ये इन्होंने एक चीज़ बात को और तूल दिया है कि जो NCERT में से क्वेश्चन आया था वो ओल्ड और न्यू का था, तो इन्होंने वहाँ पे भी भेदभाव किया है। अब भेदभाव समझिए कि जिन बच्चों ने ऑप्ट किया या जिन बच्चों ने नहीं ऑप्ट किया, तो इन्होंने क्या काम किया कि उन बच्चों को जिन्होंने नहीं ऑप्ट किया इन्होंने मार्क्स दे दिए। इन्होंने उन बच्चों को मार्क्स क्यों नहीं दिए जिन्होंने ऑप्ट ही नहीं किया? भाई ये आपकी कमी थी।
आपने क्यों नहीं देखा सिलेबस, आपने क्यों नहीं उस क्वेश्चन पे वो किया। कहते हैं नीट का एग्जामिनेशन बहुत हमारे बहुत टफ होता है और उसको बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया जाता है। इसमें बहुत ही हमारे एजुकेशन सिस्टम के बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, पूरे साल भर की मेहनत होती है और कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया। तो उन बच्चे जो चले गए हैं उनसे हम क्या कहना चाहेंगे, उनके माता पिता के साथ क्या संवेदनशीलता रह जाएगी। तो ये चीज़ मैं बिल्कुल तीखी टिप्पणी करनी चाहूँगी अपनी सरकार पे, अपने प्रशासन पे, जिसने अभी तक कोई भी रुक नहीं, सिर्फ सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, और हमारी डेट पे डेट लगी जा रही है। और मैं पूर्ण उम्मीद करती हूँ कि ये ज़रूर होगा, रीनेट ज़रूर होगा। और ये उन बच्चों के साथ जिनके साथ और मैं एक बात और कहना चाहूँगी, सभी बच्चों के वकील यहाँ पर नहीं प्रेजेंट है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ये शायद पिटीशन भी नहीं डाल पाए हैं, कहीं ना कहीं उसमें भी एक बहुत भेदभाव किया गया है। यहाँ पर सभी बच्चों की पिटीशन आनी चाहिए थी और चूँकि हमारे सामने जो अभी तक डाटा है वो बहुत कम पिटीशंस का है, तो इस तरीके से सरकार को कड़ा रुख अपनाना चाहिए और सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में और जो जांच हो सकती है उसको बहुत अच्छी तरीके से जांच करना चाहिए। मैकेनिज्म सिस्टम को बहुत हाई लेवल पे उसको इनको सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहिए और कहीं ना कहीं जो हमारी सरकार है उसको तीखा इस पे बहुत संज्ञान लेने वाली बात है। क्या ये जो 67 बच्चे जिन्हें मतलब जो टॉप किए हैं, 720 में 720 जिन्हें मिले हैं, क्या ये संभव है कि किसी भी एग्ज़ाम में, खास करके नीट एनटीए जैसे एग्ज़ाम एनटीए लेती है, तो ऐसे एग्ज़ाम में 720 में 720 आ सकते हैं? क्या ये पॉसिबल, वो भी 67 बच्चों का? देखिए, इसमें कई बच्चों का बहुत ऐसा डाटा भी निकाला गया जिनके 12th में ऐसे मार्क्स इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी नीट एग्जामिनेशन में कई, यहाँ तक कि वो MR शीट भी निकली है जिसमें बच्चों के केमिस्ट्री में मार्क्स अलग हैं, फिजिक्स में मार्क्स, और अचानक से एक सब्जेक्ट में उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये भेदभाव तो उन्हीं बच्चों के, ये देखिए, ये कहीं ना कहीं मैं आपको सही में बात बताऊं, ये सेंटर्स की कहीं है, ग्रुपिज्म की कमी। इन्होंने कुछ बच्चों का एक ग्रुप बना लिया, कुछ ग्रुप का एक बच्चों का बना लिया कि उन बच्चों में उसमें रखा जाएगा, उन ग्रुप में बच्चों को रखा जाएगा, उस ग्रुप में उन बच्चों को। तो ये भेदभाव तो हुआ है बच्चों के साथ। आपने भी इस पे हमारा कमेंट करा था कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री, हम उन एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नहीं बात कर रहे, मतलब हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं कि जो आप 720 मार्क्स की बात कर रहे हो कि टॉपर बच्चे हो सकते हैं, नो डाउट कि हो सकते हैं बच्चे, कई इंटेलिजेंट बच्चे भी होते हैं जो पिछले अपने रिकॉर्ड में अगर नहीं अच्छा स्कोर कर पाते, वो आगे फ्यूचर में वो मतलब अपने को और बेहतर दिखाते हैं। तो इसमें लेकिन 2020 में देख, जब डाटा उठा के देखते हैं तो एक बच्चा टॉप करता है, फिर 2021 में फिर एक दो, फिर 2022 में, फिर 2023 में वही 2-3 बच्चे टॉप करते हैं, 720 में 720 लाने। लेकिन 2024 में 63 बच्चे टॉप, मतलब आप समझिए एम्स में भी सर इतने सीट नहीं है। इन्होंने जो अभी टीम गठित करी है, इन्होंने CGI हमारे जो DY चंद्रचूड़ सर हैं, उन्होंने एक टीम गठित करी है जिसमें इन्होंने बहुत ही शॉर्ट में 10 पेजेस का एक सबमिशन मांगा है और उसमें बहुत शॉर्ट में सारी चीज़ों को बताने के लिए उन्होंने कहा है कि ऐसा क्यों है। और उसमें उन्होंने एनालिसिस रिपोर्ट भी मांगी है कि ये जो एनालिसिस रिपोर्ट है कि अचानक से इतना इन्फ्लेशन कैसे आ गया 2024 में। जहाँ ये इन्फ्लेशन आता था, आप सोचिए कि अगर मैं 2020 की बात करूं, 21 की, 22 की बात करूं, 22-23 की बात करूं, अचानक से 10,000 से 40,000 ये कैसे बढ़ गया। 40,000 बहुत बड़ी बात होती है। जहां एक बच्चा सपना देखता था कि 640 मार्क्स आने पर मुझे एडमिशन मिलेगा या एम्स में मिल जाएगा, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, आज उसके पास सीट ही नहीं है। क्या वो कल्पना कर सकता है फ्यूचर की? आप बताइए, फ्यूचर में क्या वो एग्ज़ाम दे या क्या वो ना दे, उसके सपनों का क्या। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी अपनी मीडिया से कि उन्होंने उन CGI साहब से, सुप्रीम कोर्ट को, कि उन्होंने एंटी पेपर लीक 2024 प्रावधान बनाया। आगे भविष्य में इस तरीके की धांधलेबाजी जो करेगा उस पर कड़ा प्रावधान है, उसको सज़ा होगी। शायद ये इसी तरीके से रुक सकता है, वरना वो दिन दूर नहीं कि जो बच्चे गलत डॉक्टर बनेंगे तो आप सोच ही सकते हैं उनके साथ क्या होगा, देश के साथ क्या होगा, और उन गरीब बच्चों का क्या, जो दिन रात मेहनत करके, जिनके माँ बाप बड़ी कड़ी और मशक्क़त से पैसा कमा के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, मेडिकल की तैयारी करवाते हैं, शायद उनका सपना सपना ही रह जाएगा। नीट एस्पिरेंट लगातार ये बात कह रहे हैं कि सरकार जिम्मेदारी नहीं ले रही है, नैतिक जिम्मेदारी उन्हें लेना चाहिए, वो ले नहीं रही है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार, खास करके जो धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें किस तरह से अभी कदम उठाना चाहिए? देखिए, किसी नेता पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं
जब देश की बात आती है, बच्चों की बात आती है, एजुकेशन सिस्टम की बात आती है, तो आप आंखें मूंद नहीं सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं अपने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को सशक्त करना पड़ेगा और आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप एक बात बोलेंगे ना कि सारे मैकेनिज्म सिस्टम को फॉलो किया जाए, या कहीं ना कहीं उन्हीं के ही चंड कमलों से ये काम को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि माफिया इतने हाई लेवल पे पेपर लीक करना और हाई लेवल पे पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करना, और देश में नहीं विदेश में, तो आप ये सोच सकती है क्या ये छोटे मोटे माफियों का काम है? ये बहुत बड़े माफियों का काम है। ये उन लोगों का काम है जो हर दिन गाज लगा के बैठे हुए हैं कि कब हमें मौका आए। चूँकि कहीं ना कहीं मैं यही चीज़ कहना चाहूँगी कि इलेक्शन जिस दिन आपका डिक्लेरेशन हुआ है उसी दिन आपका नीट का एग्ज़ाम है, तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कि जिस दिन आपने इसी तरीके से इन्होंने 1 महीने के बाद, मैंने तो आज दिन तक अपने भविष्य में ये नहीं देखा कि कोई अगर पोर्टल बंद हो जाता है तो 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, ये 1 महीने बाद 9 अप्रैल, और इतने टाइम तक आपने उसको ओपन करके रखा हुआ है। चूँकि आज मैं या हमारे अधिवक्ताओं ने ये बेड़ा इसीलिए उठाया है क्योंकि कहीं ना कहीं ये एजुकेशन सिस्टम पर बात है। ये कल का भविष्य क्या ही होगा, वो दिन दूर नहीं जहाँ पर माफिया डोलेंगे, तो आप क्या कह सकते हैं उसको? मैम जैसे कि एनटीए के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि एनटीए ही नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, तो हम ये भी सुने कि नीट के बाद जस्ट 1 महीने बाद नेट का भी पेपर लीक हो जाता है। नेट के पेपर मतलब लोग जो स्टूडेंट खास करके एग्ज़ाम देने आते हैं उसका भी बंद करवा दिया जाता है, ये कहा जाता है पेपर लीक हो गया। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को क्या एग्ज़ाम लेने की ज़रूरत है, या फिर इनसे फिर यूजीसी को एग्ज़ाम देने की देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकार को इसमें बहुत कड़ा रुख लेना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फंडिंग तो कहीं ना कहीं हो ही रही है, ठीक है, या कोई ऐसा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके लिए फंडिंग होती है, क्योंकि ये छोटे लेवल पर तो है नहीं, ये बहुत बड़े लेवल पे है। क्योंकि उस पे तो हम ही नहीं कह सकते कि अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो किसके करने पे या किसके कहने पर हो रही हैं, जिसमें कहीं ना कहीं सरकार का ही रुख है। सरकार को कड़ा रुख लेना पड़ेगा इसमें, और इन चीज़ों को अगर रोकना है, चूँकि अभी प्रावधान बन चुका है, तो मुझे तो लगता है कि आगे जो भी आदेश आएगा वो हमें बहुत अच्छा आदेश आएगा। जैसे कि खास करके पटना का से मामला आता है, पटना में सीबीआई हर दिन न्यूज़ आ रहा है, जैसे कल का न्यूज़ है कि पटना में सीबीआई ने 2 को दबोचा है नीट पेपर लीक में। तो आपको क्या लग रहा है कि छोटे मोटे लोगों को दबोचा जा रहा है, किसी बड़े के भी गिरेबान को पकड़ा जा रहा है? अभी तक तो यही, अभी बहुत सारी न्यूज़ में आया है कि कई सेंटर्स भी पकड़े गए हैं, कुछ कंपनीज भी पकड़ी गई हैं, जिसमें गुजरात का बहुत मेन नाम है। 2 तरह की कंपनी मैम, कंपनी जो ऐसे पेपर्स को करवाती हैं, जो कॉरपोरेट कंपनीज हैं, वो कॉरपोरेट्स कंपनी का टाई अप स्कूल से है, सेंटर से है, प्रिंसिपल से है, और मैं इसके बाद वो डाटा आपको शेयर कर दूंगी कि उसमें अरेस्टिंग हुई है, जिसमें गुजरात की एक कंपनी है और एक आपके एक पटना की भी एक कंपनी है। चूँकि आप ये बताइए, जब ये मामला उठा था तो पटना में, एक बिहार में एक छोटे से कस्बे में एक लड़की ने ये मामला उठाया था, और उसने बड़ी कड़ी उससे इसकी एफआईआर के लिए पूरी मशक्क़त से उस स्टूडेंट ने इस पे किया और उन लोगों को अरेस्ट करवाया, धमकियां भी आई, सब कुछ आया, और उसी के मैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सॉरी फॉर दैट, कि उन्हीं की वजह से आज ये मामला जो है ना इतना तूल पकड़ा है और ये सारी चीज़ें हुई हैं। अच्छा, मतलब ये पिटीशन, ये जितने 38 पिटीशन डले हैं इस मामले पे, तो कहीं ना कहीं वहाँ से शुरुआत वहीं से हुई है, क्योंकि पहली एफआईआर तो उन्हीं के नाम से रजिस्टर्ड हुई थी ना। माँ बाप के पास खास करके, चूँकि जो लड़कियाँ पढ़ाई करती हैं, नीट का प्रिपरेशन करती हैं, वो हमेशा कहते हैं कि मैं 45 साल तक अपने बच्चियों को घर में नहीं रख सकता, ये पेपर कैंसिल होता है, फिर मतलब रिकंडक्ट करवाया जाता है, उनको नहीं, मतलब लड़कियों के साथ या फिर लड़कों के साथ भी कई ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता, वो कहते हैं कि ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, अगर नहीं हुआ तो फिर मेरा शादी हो जाएगा, मतलब कई तरह की सामाजिक प्रॉब्लम होती है। देखिए, ये भेदभाव माँ बाप को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपको अपने बच्चे का भविष्य प्यारा है तो आपको इस तरीके की चीज़ों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जो शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा ही सर्वोपरि है, कि दुनिया में या भविष्य में कुछ नहीं रह जाएगा, आपकी शिक्षा ही रह जाएगी, कहीं पे भी आप कहेंगे। तो माँ बाप से मेरी यही विनती है कि कृपया करके अपने बच्चों के साथ भेदभाव ना करें, और चूँकि आज ये मामला तूल पकड़ गया, और तो बच्चों और उन बच्चों को सोचो कि जो बच्चे सुसाइड करने से रह गए, जिन बच्चों ने कर लिया उन्होंने तो कर ही लिया ना, इसकी वजह से कई सारे बच्चे ने सुसाइड किया है, इसकी वजह से कई सारे बच्चे बच गए। अब उन्हें ये तो आशा है कि हमारी पढ़ाई में कमी नहीं थी, ये कमी कहीं ना कहीं बिचौलियों की थी, सरकार की थी, एजेंसी की थी।
अच्छा, 18 जुलाई को जो फिर से अभी वर्डिक्ट आने वाला है, तो क्या लग रहा है कि क्या इस वर्डिक्ट में 23 लाख बच्चे फिर से एग्ज़ाम देने देंगे या फिर क्या होगा? देखिए, जिस तरीके से सीबीआई और एनटीए से डिमांड करी गई है इन्वेस्टिगेशन टीम की, और जिस तरीके का मैकेनिज्म सिस्टम को फॉलो करने की बात की गई है, टीम गठित की गई है और इसमें बहुत हाई लेवल पे कमेटी बनाई गई है, तो उससे तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि इस तरीके का रीनेट एग्जामिनेशन होगा और हम सब अधिवक्ता उसी के फेवर में है। अच्छा मैम, एक लास्ट सवाल आपसे कि ग्रेस मार्क्स जो ऐड किया जाता है, तो ये किस किस बेसिस पे होता है या फिर किस किस बेसिस पे होना चाहिए? क्या ऐसा कोई मतलब नोटिस या कुछ लिखा हुआ है ऐसा कोई सिस्टम में? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब कोई एग्ज़ाम होता है तो उसमें कहीं ना कहीं अगर कमी एजुकेशन सिस्टम की या जिन्होंने ये पेपर बनाया है, जैसे मैंने एनसीईआरटी की आपको बात कही थी, ओल्ड और न्यू का था, तो उन बच्चों को ये ग्रेस मिला जिन्होंने ओल्ड ऑप्ट कर लिया या जिन्होंने न्यू ऑप्ट किया। लेकिन जिन्होंने ऑप्ट ही नहीं किया उनको इन्होंने भेदभाव किया। ऐसा क्यों? आपको उनको भी देना चाहिए था ना। तो ग्रेस सिस्टम का पैरामीटर नहीं है, जो पेपर बनता है अगर कमी उनकी तरफ से पाई जाती है तो ग्रेस सिस्टम आपको देना ही पड़ेगा बच्चों के ऊपर भी कोई सख्त कार्रवाई हो सकती है? देखिए, फ्यूचर में क्या, अब एंटी पेपर लीक जब बन चुका है और इन्वेस्टिगेशन जितनी हमारी सशक्त होगी तो कोई भी गिरफ्त में आ सकता है। अगर उनका नाम है और उनसे अगर जांच एजेंसियां जिस तरीके से लगी हुई हैं और उनको बोला जा रहा है और अपनी जितनी वो रिपोर्ट सबमिट कमेटी बैठी हुई है तो वो होगा।